नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है स्कैरी बेल में। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग। दिवाली का मौका है, इसलिए स्कैरी बेल की तरफ से मेरे प्रत्येक व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप लोगों का दिवाली शुभमय जाए। दिवाली का समय है, तो आइए आज स्कैरी बेल में दो दिवाली के ही समय का दो अलौकिक घटनाएं आज मैं लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ पौड़ेल। मैं सिक्किम से हूँ, गैंगटॉक से। आज मैं जो आप लोगों के सामने जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल मेरे साथ ही घटा हुआ है। ये कहानी कुछ साल पहले का है, जब मैं थोड़ा सा छोटा था। मैं बचपन से ही लोगों के सामने तो काफ़ी सीधा होने का नाटक करता था, पर जब कोई मेरे आसपास नहीं होता तो मेरा शरारत थोड़ा थोड़ा झलक निकलता। ये दिवाली का समय था, मतलब खासकर कहा जाए तो दिवाली तब पूरी तरह से आया हुआ नहीं था। हमारे नेपाली कल्चर में दिवाली के समय हम लोग दौसे और भैलो खेलते हैं, तो उसी का जो गाना होता है उसी का प्रैक्टिस हम लोग करते थे। मैं भी प्रैक्टिस करने गया था दौसे का। तो प्रैक्टिस करने के बाद मैं जब घर आया तो रात के कम से कम शाम के 6 ऐसे कुछ बजे हुए थे, 6 या 6:30। तब मैं अपने घर लौट चुका था और मन ही मन उसी दौसे का गाना गीत गाते हुए मैं बाथरूम के अंदर चला गया, टॉवल लेकर नहाने के लिए। बचपन से ही मेरा एक उटपटांग सा आदत था। बाथरूम के अंदर हमारा एक बहुत ही बड़ा एक शीशा लगा हुआ था। आज भी वो शीशा वैसा ही है। बाथरूम के अंदर जाकर तो मैं नहाना कम और ज़्यादा उटपटांग सा हरकत मैं ज़्यादा करता था। नहाने तो मुझे 5 मिनट में नहीं लगता, फिर भी मुझे 1 घंटा लग जाता अंदर से बाहर निकलने में, क्योंकि ज़्यादातर समय तो मैं वहाँ पे शरारत ही करता रहता। दरअसल मैं क्या करता कि जितने भी मैं कार्टून्स देखता, जितने भी मैं सुपर हीरोज़ का मूवीज़ देखता, उसी का नकल उतारता आईने के सामने। उटपटांग सा चेहरा बनाना, उटपटांग सा लात कुंफू वाला कुछ ऐसा करना, बस पता नहीं क्या करता था मैं उस समय। आईने के सामने रहकर उटपटांग सा हरकत करना, यही था मेरा। भले ही लोगों के सामने मैं खुद को खूब ही सीधा साधा दिखाना जानता था, पर जैसे ही मैं अकेला उस बाथरूम के अंदर जाता तब मेरा अंदर का शैतान निकल जाता। पर उस दिन कुछ ज़्यादा ही शैतानियत मेरा निकलने वाला था। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि बाथरूम के अंदर जाने के बाद मैं उटपटांग से हरकत करता, कभी कुंफू कराटे करता, तो कभी सुपरमैन की तरह उस टूल के ऊपर चढ़ के मैं उछलता, टॉवल को अपने गले में लपेट कर अपने आप को सुपर हीरो समझता। ऐसे उटपटांग सा करता। उसी दिन भी मैं यही कर रहा था। करते करते अचानक ऐसा लगा कि मैं थक चुका हूँ, तो थोड़ा देर मैं एक चेयर पे, अंदर एक चेयर भी था, तो उस चेयर में बैठकर मैं थोड़ा थक हार गया था। तो अपने आप का चेहरा मैं उस आईने पर देख रहा था। आईना काफ़ी बड़ा था। मैं अपना उटपटांग हरकत के कारण काफ़ी थक चुका था, इसलिए शरीर में अब जान नहीं था। पर अचानक से ऐसा लगा कि मानो मेरा दिमाग और मेरा शरीर अलग अलग हो। मेरा मतलब, मेरा दिमाग मेरे शरीर को कुछ करने का आदेश ही नहीं दे रहा है, पर फिर भी मेरा शरीर अपने आप चल रहा हो। दरअसल हुआ ये था कि अचानक से मेरे जो 2 हाथ थे कड़कड़ाते हुए मेरे सामने आने लगा, मेरे चेहरे के सामने। मैं वो देख रहा था और मेरे हाथ मेरे काबू में था ही नहीं। पता नहीं उस दिन ऐसा क्यों हुआ। अचानक से मेरी उंगलियां
कड़कड़ाते हुए, एकदम जैसे कि कोई कोड़ पड़ा हो, वैसे उंगलियां मेरे होने लगे। मैं काफ़ी डर चुका था। मैं वो ऐसा हरकत करना नहीं चाहता था, फिर भी पता नहीं मेरे हाथ मेरे काबू में ही नहीं था। मेरे उंगलियां एकदम कोड़ पड़े हुए जैसे कड़कड़ाने लगे थे। मैं अपना चेहरा जैसे ही मैंने आईने में देखना चाहा, तो मेरा चेहरा जैसे मानो गुस्से से लाल हुआ हो। मैं जैसे कि आँख तो मेरा में एकदम खून सवार था आँख में। हालाँकि मैं वैसा चाहता नहीं था, फिर भी मेरा चेहरा गुस्से में दाँत किटकिटाने लगा था और पता नहीं बहुत ही गुस्से में मैं साँस ले रहा था, जिसके कारण मेरे मुँह से थूक निकल रहे थे। इतना गुस्सा, हाथ किटकिटाना और पीठ मेरा जैसे कि कुपड़े की तरह हो गया था। मैं बस खुद को देखने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं खुद को देखकर बहुत ही डर गया। मैं भले ही वैसा उटपटांग सा हरकत करता था, पर यह मेरा वो हरकत था ही नहीं। ये मेरा काबू में ही नहीं था शरीर। मैं बस देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने देखा फिर से अपने चेहरे को, तो इतना घिनौना प्रकार का मैंने चेहरा बनाया हुआ था। नाक को एकदम नसोड़ते हुए, एकदम दांत किटकिटाते हुए अपने चेहरे को देखकर मैं दांत को जोर जोर से बजा रहा था। और घड़ी घड़ी वो तो कुपड़े पड़े हुए जैसे हाथ थे मेरे कान के पास में ले जाके अपने आप को एकदम खुदरने का कोशिश कर रहा था। अपने ही बाल को नोचते हुए, अपने ही कान को खुदरते हुए। ऐसा हालत मेरा देखकर मैं खुद ही काफ़ी डर चुका था। बस शायद मेरा आँख ही मेरे काबू में था, इसलिए मैं रो पड़ा। मैं बहुत देर हो चुका था, मैं बाथरूम के अंदर ही था कि तभी अचानक, दिवाली तो था नहीं पर दिवाली आने वाला था, फिर भी बाहर लोग पटाखे फोड़ते थे। अचानक मेरे घर के पास में किसी ने शायद बम फोड़ दिया। उस एक आवाज़ के कारण मैं एकदम ही उस अलौकिक शक्ति से मैं छूट चुका था। जैसे ही मैं छूट गया, मैं जल्दी से बिना नहाए ही बाहर भाग गया और मैंने माँ को जाकर जल्दी से ये सब कह दिया। माँ ने उस समय तो मेरा कहाँ विश्वास ही नहीं किया, पर मुझे रोता देख कुछ देर रहने के बाद माँ ने मेरे पिताजी से इस बारे में बात की। तो उसके बाद पिताजी और माँ ने मिलकर एक झांकड़ी को बुलाने का सोचा और ठीक उसके परसों मतलब एक दिन बाद झांकड़ी हमारे घर आए थे। मुझे झाड़ फूक भी किया और सचमुच मैंने जो सोचा था वही निकला। झांकड़ी ने कहा कि जब मैं दौसे का प्रैक्टिस करके जब मैं आ रहा था, तभी मैंने कुछ सफ़ेद रंग का कुछ खाना जैसा खाने का चीज़ कुछ लेके आया था। तब उसी खाने का चीज़ में ही वो झूलता हुआ, वो पीछा करता हुआ मेरा पीछे पीछे आ गया था और जैसे ही मौका मिला उसे वो मेरे अंदर प्रवेश कर लिया और मेरे अंदर हावी होने का कोशिश किया। और उपचार करने के बाद उसके बाद मुझे थोड़ा आराम से महसूस होने लगा। भले ही मैं आज एकदम ही तंदुरुस्त हूँ। आज उस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं, पर फिर भी आज भी उस बाथरूम के अंदर मैं जब भी चाहता हूँ और अपना चेहरा उस आईने में जब भी देखता हूँ, मुझे वही डरावना सा रात मुझे याद आता है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सोनी लामा। मैं तोदोंग से हूँ। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, वो मेरे जीवन का पहला अलौकिक घटना है और आशा करता हूँ वो आखिरी भी हो। मेरी दादी जब जीवित थी, तब दादी के आखिरी समय में दादी को सनडाउनिंग का बीमारी था। सनडाउनिंग क्या होता है कि जब धूप नीचे जाने लगता है, तब ऐसे बूढ़े और बूढ़ी लोगों को एक अजीब सा बीमारी होने लगता है। उनका दिमाग ठीक अच्छे से काम नहीं करता। वो उटपटांग से बातें करने लगते हैं, उटपटांग से हरकतें करने लगते हैं। वही बीमारी मेरी दादी को भी था।
मेरी दादी के बहुत सारे ऊटपटांग हरकतों और बहुत सारे ऊटपटांग बातों में से एक बात बहुत ही कॉमन था। वो भले ही हर बार नए नए चीज़ें बोलती, पर फिर भी एक ऐसा चीज़ था वो हमेशा बोलती रहती, जो हमेशा एक ही होता। वो क्या था कि हमारे सिटिंग रूम में एक सोफ़ा सेट हुआ करता था। उस सोफ़ा सेट में जब भी दादी आती और कहती कि ये बच्चा कौन है, ये बच्चा यहाँ पे क्यों बैठा है, देखो तो। तब तो मैं, मेरी माँ सभी हंसती और माँ और पिताजी दादी को हंसते हुए अपने रूम में ले जाती। वैसा एक बार नहीं, वैसा बहुत बार होता था। तब तो हम लोगों ने उन्हें हंसकर ही टाल दिया, क्योंकि दादी का बीमारी कुछ वैसा था। खैर, अब मैं आती हूँ मेरे असल कहानी में। ये कहानी दरअसल दिवाली के समय का ही था। तब मेरी दादी तो तब तक गुजर गई थी और 1 साल तो हुआ नहीं था। इसलिए हमारा ऐसा रिचुअल में ऐसा था कि जब तक हमारे कोई परिजन मरे हुए 1 साल नहीं हुआ हो, तब तक हम कोई भी चीज़ को नहीं मना सकते, दिवाली, दशहरे, कुछ भी। तो हमारे में दिवाली उस साल नहीं मनाया था। पर फिर भी माँ, पिताजी और भाई बाहर गए हुए थे। मैं अकेली थी घर में। चारों तरफ पटाखे, बम का तो आवाज़ आ ही रहा था, पर फिर भी मेरा मन नहीं था बाहर जाने को। बस मैं अकेली ही घर में थी। तो मेरा घर भी कुछ खास सिटी एरिया में नहीं था, बल्कि एकदम ग्राउंड के बीचों बीच, जहाँ पे एक घर यहाँ तो दूसरा घर काफ़ी दूर हुआ करता था। बम पटाखों का आवाज़, बच्चों का दो से भैलो खेलने का आवाज़ तो आ तो रहा था, पर काफ़ी दूर से। वैसे तो हमारा दिवाली तो ऐसे भी नहीं होता उस समय, इसलिए मेरे लिए वो दिवाली होना और ना होना एक ही बात था। तो मैं अकेली थी घर में। शाम के समय मैं पढ़ने बैठी थी। मैं अपने ही रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि बम और पटाखों का आवाज़ तो काफ़ी धीमा था, इसलिए मुझे पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस उतना ज़्यादा हुआ नहीं था। मेरा जो खटिया था वो एकदम दरवाजे के पास ही था, मतलब मेरे रूम के दरवाजे के पास। मुझे पढ़े हुए काफ़ी समय हो चुका था। मैं पढ़ाई में काफ़ी डूब चुकी थी कि अचानक ऐसा लगा कि दरवाजे से बहुत ही तेज गति में कोई आया हो। वो इतना तेज गति से आया अंदर कि कुछ समझ में ही नहीं आया। एक ही झटके में मेरे रूम के अंदर, और आके सीधा मेरे पीछे की तरफ चला गया। इसलिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया आखिर कौन है। मैंने मुड़कर देखा। मैंने मुड़कर जैसे ही देखे तो मुझे जो दिखाई दिया वो आज भी मुझे अच्छे से याद है। वो दिखाई भी दे रहा था और नहीं भी, क्योंकि वो बहुत ही धुंधला सा दिखाई दे रहा था, भले ही मेरे 2 कदम के पास ही वो खड़ा हो। बस देख के इतना तो मालूम पड़ रहा था कि कोई नीले रंग का जीन्स का कुछ हाफ पैंट जैसा पहना हुआ था, और ऊपर पीले रंग का कोई हाफ शर्ट या फिर कोई टी शर्ट होगा, और चेहरा, हाथ, पाँव, वो कपड़े तक बहुत ही धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो ज़्यादा दूर होता तो मुझे समझ में आता, पर वो बस 2 कदम के दूरी पे ही थे। इतना धुंधला सा, काला सा चेहरा, बाल जैसे मानो कोई घुंघराला सा हो, और बहुत ही धुंधला सा था। और वो अंदर आया तो मैं, जैसे ही मैंने उसे देखा ऐसा रूप, तो मैं जल्दी से खटिया से ही जंप करके मैं बाहर भाग गई। बाहर भागकर मैं घर के बाहर ही खड़ी रही। जाती भी तो कहाँ, बहुत ही डर लगा हुआ था मुझे, और अगर मैं घर से थोड़ा दूर भी जाता तो और भी ज़्यादा अंधकार, जिससे मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता। फिर भी मैं कुछ 10 या 12 कदम पीछे जाकर मैं घर में ही देखती रही, पर बहुत देर हो चुका था, तब तक तो कोई न था। फिर जो मेरी माँ, पिताजी और भाई भी आ रहे थे उसी वक्त,
मैंने देख लिया और जल्दी से मैं माँ की तरफ दौड़ के चली गई और सब कुछ मैंने बता दिया। तभी मेरी माँ भी काफ़ी डर गई और साथ ही मेरा भाई भी। और मेरे पिताजी ने साहस दिखाते हुए एक डंडा लिया और हमारे फैमिली के सामने सामने चलते रहे। और भीतर मेरे रूम के अंदर पिताजी ही सबसे पहले प्रवेश किए, पर वहाँ पर कोई ना था। मेरे नज़र ने कब से उस दरवाजे पे टिकाया हुआ था, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है कि अंदर से बाहर कोई आया ही नहीं था। पर वो गया तो गया कहाँ? वो ना तो इंसान था और ना ही कोई जानवर। पर देख के तो इंसान का आकृति जैसा तो लग रहा था, पर इतना धुंधला क्यों? फिर थोड़ी देर बाद माँ और पिताजी ने भी यही बात किया कि उन्हें भी ऐसा आकृति पहले भी दिखा था। जी हाँ, मेरे माँ को भी ऐसा किचन घर में इस आकृति को बहुत बार देखने का ये कहा था। मुझे तो बाद में मालूम पड़ा ये सब। और पिताजी ने भी रात में जब भी टॉयलेट करने निकलते तो टॉयलेट के पास में वो लड़का खड़ा रहता। पर मुझसे इस बारे में माँ और पिताजी ने कभी शेयर नहीं किया था। आज जब मैंने इस बारे में शेयर किया तो अंदर से माँ और पिताजी ने भी ये बात को शेयर किया, तो मेरा तो रोंगटा ही खड़ा हो गया। ये मेरा वाला जो घटना हो गया था, उसके बाद माँ और पिताजी ने सोचा कि नहीं, इस घर में शायद किसी बच्चे का साया है, हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जो थोड़ा इस बारे में जो मंत्र जानते थे उसको हम लोगों ने घर में बुलाया। घर में बुलाने के बाद हमारे घर को अच्छे से पवित्र करने के बाद उस लामा ने जो कहा वो सच में बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उस लामा ने कहा कि तुम्हारे ये घर होने से पहले इस ज़मीन में पहले एक बच्चे ने यहाँ पे दम तोड़ा था। उस बच्चे का अच्छे से अंतिम संस्कार ना होने के कारण, या फिर उस बच्चे को उसका माँ पिताजी ना मिलने के कारण शायद उसका अंतिम संस्कार अच्छे से किया ना हो। इसी वजह से उस बच्चे ने इस जगह को छोड़ा ही नहीं। दरअसल वो बच्चा तुम्हारे घर में नहीं है, बल्कि तुम उसके मरे हुए स्थान में हो। इसलिए अगर तुम इसी जगह पर रहना चाहते हो तो अच्छे से इस बच्चे के लिए प्रार्थना करो और इस बच्चे के लिए पूजा अर्चना जरूर करना। वो बच्चा कुछ नहीं करेगा। वैसे तो सच ही कहा था कि उस बच्चे ने हमें कुछ ऐसा किया तो नहीं था, फिर भी हम जानते हुए भी एक भूत के साथ कैसे रह सकते थे। इसलिए माँ और पिताजी ने मिलकर ये फैसला किया कि उसका अंतिम संस्कार हम खुद करेंगे। और हम लोगों ने बहुत ही बड़ा हवन रखवाया था। और उस घर को स्वच्छ करने के बाद उस बच्चे का भी अंतिम संस्कार हम लोगों ने किया। उसके बाद से मुझे तो वो बच्चा कभी अपने घर में दिखाई नहीं दिया, पर आज भी उस बच्चे का वो आकृति मुझे अच्छे से याद है। काफ़ी डर लग गया था मुझे। वही मेरा जीवन का सबसे पहला अलौकिक घटना है और आशा करता हूँ ये मेरा आखिरी भी हो। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को स्केरी बेल, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।